हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपातकालीन प्रावधानों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक हैं और पार्ट 18 में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम अपना आर्टिकल 352 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 352 में आपातकाल की घोषणा के बारे में कहा गया है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसके 3 कारण होते हैं। पहला है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। जो सशस्त्र विद्रोह होता है वो आंतरिक आपातकाल होता है और युद्ध और बाह्य आक्रमण बाह्य आपातकाल होते हैं। जब आंतरिक विद्रोह यानी सशस्त्र विद्रोह होता है, इसमें आर्टिकल 19 निरस्त नहीं होता है, और जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा होती है तब आर्टिकल 19 को पे लागू हो जाता है, उसको निरस्त करना। उसके बाद इसमें दिया गया है आर्टिकल जो संविधान संशोधन 44A में हुआ था, इस 1970 एक्ट में, इसमें आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह नाम दिया गया था, जो कि और इसमें यह भी कहा गया था कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक होगी और यह न्यायिक समीक्षा की योग्य होगा। इसमें हम देखेंगे जो आर्टिकल 352 है, इसमें अनुमोदन के लिए 1 माह में दोनों सदनों को विशेष बहुमत से इसे पारित किया जाता है और इसकी अवधि 6 माह तक होती है और इसको अनंत काल के लिए लगाया जा सकता है। इसकी समाप्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है किसी भी समय उद्घोषणा के माध्यम से, और इसमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा प्रस्ताव निरस्त करे तो उद्घोषणा की समाप्ति आवश्यक हो जाती है। अब हम इसका प्रभाव देखेंगे तो इसमें राज्य की सरकारें केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं, लेकिन वे निलंबित नहीं होती हैं। इसमें लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बात करेंगे तो विधि बनाकर इसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और कितनी भी बार करके 1 साल करके बढ़ाया जा सकता है इसको। और आपातकाल की समाप्ति अगर हो जाएगी तो इसको 6 माह से ज़्यादा आगे नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम्पल है जैसे कि 77 तक जो आपातकाल लगा था, 5th लोकसभा में ये दो बार बढ़ाया गया था। और इसमें यह होता है कि फंडामेंटल राइट जो रहते हैं कि इनको किस में निरस्त होंगे किस में नहीं। तो आर्टिकल 358 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा, जो कि सिर्फ युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर होता है, स्वतः ही हो जाता है ये। और आर्टिकल 359 में है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाएंगे। इसमें तीनों प्रकारों के बारे में होता है, यानी कि अगर आंतरिक आपातकाल है या बाह्य आपातकाल है। अब हम आर्टिकल 356 के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 356 में ये कहा गया है कि यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है और राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है। आर्टिकल 355 में ये कहा गया है कि राज्यों की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक व्यवस्था से सुरक्षा संबंधी जो कर्तव्य होते हैं संघ के, उसके बारे में इस पर बात की गई है। अब हम आर्टिकल 356 देखेंगे। इसमें जो होता है कि अनुमोदन के लिए 2 माह होता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन अगर आपको लगाना है तो इसका अनुमोदन 2 माह में हो जाना चाहिए। इसकी अवधि 6 माह तक होती है और इसको अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। इसकी समाप्ति साधारण बहुमत के द्वारा होती है, किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है और कभी भी उद्घोषणा के द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है, और इसमें संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रभाव ये होता है कि इसमें मंत्रिपरिषद भंग होती है और राज्यपाल के द्वारा राज्य सचिव की सहायता से शासन किया जाता है। इसमें हाईकोर्ट प्रभावी रहता है और उसकी शक्तियां राष्ट्रपति को नहीं मिलती हैं। विधानसभा निलंबित हो जाती है, इसमें संसद की मंजूरी आवश्यक हो जाती है, लेकिन विधानसभा को भंग नहीं किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसमें वित्तीय आपातकाल में क्या होता है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में दिया गया है। इसकी घोषणा का अनुमोदन 2 माह में हो जाना चाहिए और इसकी अवधि 6 माह तक होती है। इसको भी अनिश्चित काल के लिए लागू किया जा सकता है और सामान्य बहुमत से इसको पारित किया जा सकता है अगर वित्तीय आपातकाल लगाना हो। और वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। अब हम संवैधानिक निकायों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला संवैधानिक निकाय के बारे में जिसमें हम पढ़ना है वो है इलेक्शन कमीशन, यानी कि आर्टिकल 324। अब हम देखेंगे कि यह एक स्थायी और एक स्वतंत्र निकाय होता है और स्वतंत्र निकाय के द्वारा जो है संसद
राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन चारों के लिए निर्वाचन कराया जाता है। उसका संचालन, निर्देशन और नियंत्रण होता है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है और यह प्रशासनिक, राज सलाहकारी और अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है। इसकी संरचना में एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति जो होती है इसके आयुक्तों की, यह राष्ट्रपति के द्वारा होती है और निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इसकी शक्तियां जो होती है सुप्रीम कोर्ट जज के समान होती हैं और पदावधि की सुरक्षा होती है। कार्यकाल जो होता है ये 65 वर्ष की आयु तक होता है, यानी कि जब भी 65 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेंगे और इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और दुर्व्यवहार, अक्षमता तथा सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा ही इनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और सेवानिवृत्ति के बाद ये दूसरी नियुक्ति पर इनकी रोक नहीं होती है। इनके कार्य के बारे में बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग का काम होता है परिसीमन करना, निर्वाचक नामावली बनाना, मतदाता पंजीकरण करना, निर्वाचन तिथि और समय सारणी का निर्धारण करना, दलों व चिन्ह को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह संबंधी विवाद में न्यायालय की तरह कार्य करना, आचार संहिता लागू करना, संसद सदन निर्भरता पर राष्ट्रपति को सलाह देना, हिंसा आदि पर निर्वाचन रद्द करना। एक और चीज़ नोट कर ध्यान देने वाली है कि जो चुनाव की उद्घोषणा होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बाकी सारे कार्य उस निर्वाचन आयोग के द्वारा होते हैं, लेकिन चुनाव कब होगा इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ेंगे जो कि संघ लोक सेवा यूपीएससी के बारे में है, जिसमें संघ सेवा आयोग और राज्य के लोक सेवा आयोग भी शामिल हैं। ये आर्टिकल 315 से 323 तक है। इसमें यह कहा गया है कि इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनकी योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है, बस इसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार या राज्य सरकार में 10 वर्ष कार्य किया गया हो। इसकी सेवा शर्त ये होती है कि इसका निर्धारण राष्ट्रपति ही करते हैं और मतदान नहीं होता है। त्यागपत्र ये अपना राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनकी कार्य की अवधि 65 वर्ष की आयु तक होती है, जो कि 6 वर्ष भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये 65 वर्ष की आयु कंप्लीट करेंगी इनकी अवधि समाप्त हो जाती है और इनको कदाचार के द्वारा हटाया जाता है, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करता है। और ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि संघ लोक सेवा आयोग से संबंध में अगर उनको सदस्यों को हटाना है तो इसमें संसद का कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है कि उसके जो भी निलंबन करना है, उसकी जो जांच की जाएगी वो संसद के द्वारा इसमें नहीं किया जाएगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है। और इसमें यह है कि सदस्य की अवधि समाप्ति के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष व राज्य में अध्यक्ष बन सकता है। इनके जो सदस्य हैं वो किसी भी यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन भारत सरकार व राज्य सरकार के नियोजन में नहीं आते हैं और ये दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य भी नहीं होते हैं। और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात की जाती है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद के अनुमोदन के द्वारा संसद द्वारा राज्यों के अनुमोदन पर इसे बनाया जाता है। और जो जेपीएससी होता है यह एक सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसमें 62 वर्ष की आयु तक के लिए होता है और ये राज्यों में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। और लेकिन इनका त्यागपत्र या बर्खास्तगी जो होती है वो राष्ट्रपति के ही द्वारा होती है। राज्य लोक सेवा आयोग भी सेम इट इज है, इसमें लेकिन नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और इनका त्यागपत्र भी राज्यपाल को जाता है। लेकिन अगर इनको हटाया जाता है इनके पद से तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है और इनके कदाचार की जांच भी सुप्रीम कोर्ट करता है। पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 एक्ट के द्वारा हुई थी, जिसको स्थापित सर्वप्रथम 1926 में किया गया था। और जब जांच किसी भी सदस्य पर चल रही होती है उस दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व सदस्य को निलंबित कर सकता है। अब हम वित्त आयोग के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 280 के बारे में है। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं प्रत्येक 5वें वर्ष में और इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति तय करते हैं। इसकी संरचना में देखा जाए तो एक अध्यक्ष होता है, 4 इसके सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इनकी योग्यता का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है।
और इनकी योग्यता में ये लिया जाता है कि हाई कोर्ट जज योग्य व्यक्ति हो सकता है, या फिर लोक वित्त का ज्ञाता होना चाहिए, अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, और प्रशासनिक वित्तीय मामलों का अनुभव होना चाहिए। वित्त आयोग के कार्य ये होते हैं कि संघ राज्य के बीच कर शुद्ध आगम का वितरण, राज्यों के बीच आगम आवंटन, संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य में नगर पालिका व पंचायत के संसाधनों की पूर्ति के लिए भी उपाय किए जाते हैं। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अब हम देखेंगे 12वें आयोग के अध्यक्ष रंगराजन थे, 13वें के विजय केलकर, 14 के वाई.वी. रेड्डी, 15-16 के एन.के. सिंह और 17 के अरविंद पनगड़िया। उसके बाद हम जीएसटी आयोग के बारे में देखेंगे। जीएसटी परिषद जो कि आर्टिकल 279A में है, ये 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा स्थापित होता है। राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी काउंसिल की स्थापना की जाती है और इसका सचिवालय दिल्ली में है, और राजस्व सचिव जो होते हैं इस काउंसिल के पदेन सचिव होते हैं, और काउंसिल का निर्णय जो होता है 3/4 बहुमत के आधार पर होता है, जिसमें केंद्र सरकार का मत 1/3 और राज्य सरकार का कुल मत 2/3 होता है। इसकी संरचना में वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और बाकी केंद्रीय राज्य मंत्रियों को भी शामिल किया जाता है इसमें। और क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को स्थायी आमंत्रित किया जाता है, लेकिन उनका मतदान नहीं कराया जाता है। अब हम देखेंगे अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि एसटी आयोग, एसटी के लिए जो आयोग की बात की गई है वो इसमें होगा, यानी कि आर्टिकल 338। ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आर्टिकल 338 में ये कहा गया है कि एससी और एसटी विशेष अधिकारी की नियुक्ति के उपबंध होंगे। 89th अमेंडमेंट के द्वारा एसटी आयोग को अलग कर दिया गया था और उसका आर्टिकल 338A होता है। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के आदेश पर इनकी नियुक्ति होती है और सेवा शर्त का निर्धारण किया जाता है। इनकी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और संबंधित जात में राज्यपाल को भी सौंपी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इनको दीवानी न्यायालय की अधिकारिता प्राप्त होती है। और सेम एज इट इज़ एसटी आयोग भी होता है और ओबीसी आयोग भी होता है, बस इनके आर्टिकल चेंज है। एसटी आयोग का आर्टिकल 338A है और ओबीसी आयोग का आर्टिकल 338B है। उसके बाद इनकी संरचना राष्ट्रपति द्वारा सब कुछ वैसे ही रहता है। बाकी ये पेशा अधिनियम आप देख लेंगे, ये 1996 में आया था। अब यहाँ पे दिया गया है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी का टॉपिक, जो कि पार्ट 17 में है और 7th अमेंडमेंट 1956 के द्वारा इसको लाया गया, जिसके लिए आर्टिकल 350B बनाया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विशेष अधिकारी की नियुक्ति होती है। इनका मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, बेलगाम कर्नाटक में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, कोलकाता बंगाल में है, और ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं। और इनकी योग्यता, सेवा शर्त और कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। अब हम अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कैग के बारे में, जो कि आर्टिकल 158 से संबंधित है। इसको भारत सरकार का रक्षक भी कहा जाता है। भारत सरकार के रक्षक में और भी लोग शामिल हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी और कैग। इसकी नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति के द्वारा होती है। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं पद है ये। इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार की पद्धति इनको हटाने के लिए भी राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाएगी। जैसे कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत होना चाहिए और इसका आधार दुर्व्यवहार या अयोग्यता होनी चाहिए। वेतन सेवा सत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा ही किया जाता है और पद छोड़ने के बाद अन्य पद ग्रहण नहीं होता है, और कोई भी मंत्री कैग कार्य की जिम्मेदारी नहीं लेगा। 1976 में ऑडिट और लेखा, ये जो इसको अलग कर दिया गया था, और कर शुल्क आगम का ये अंतिम निर्णय करता होता है। संचित निधि, राज्य निधि और यूनियन टेरिटरी के व्यय लेखा का परीक्षण करता है। आकस्मिकता निधि का परीक्षण करता है। ट्रेडिंग, विनिर्माण, हानि लेखा, तुलना पत्र, अनुषंगी लेखा परीक्षा भी की जाती है।
राज्यपाल के निवेदन पर स्थानीय निकाय की भी लेखा परीक्षा करते हैं और विनियोग लेखा, वित्त लेखा, सरकारी उपक्रम का लेखा, इसकी भी परीक्षा ये करते हैं। अब हम महान्यायवादी के बारे में देखेंगे। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। सरकार की सिफारिश इसमें लगती है। इनकी योग्यता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हो, हाई कोर्ट जज के रूप में 5 वर्ष कार्य किया हो और हाई कोर्ट के अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मंत्रिपरिषद त्यागपत्र पर इसको भी त्यागपत्र देना होता है और दोनों सदनों में इसको बोलने, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन इनको मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। निजी विधिक कार्यवाही कर सकता है। राज्य का महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे जो आर्टिकल 165 में है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या हाई कोर्ट में 10 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए। राज्य मंत्रिपरिषद त्याग पर इसे भी त्यागपत्र देना होता है। अब हम शासकीय भाषाएं देखेंगे जिसमें तमिल 2004 में शामिल हुई, संस्कृत 2005 में, तेलुगु कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिया 2014 में, असमिया, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत को 2024 में जोड़ा गया है। अब हम वरीयता के अनुक्रम देखेंगे तो प्रथम पे राष्ट्रपति हैं, द्वितीय पे उपराष्ट्रपति हैं, तृतीय पे प्रधानमंत्री हैं, चतुर्थ नंबर पे राज्य के राज्यपाल हैं, 5वें पे भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, 5A में उप प्रधानमंत्री हैं, 6 नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के स्पीकर, 7वें नंबर पे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा विपक्ष के नेता, ये सभी 7वें नंबर पे हैं। 7A में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति आएगा। 8 नंबर पे भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत आएंगे तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 9 नंबर में सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं। 9A में UPSC के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कैग आते हैं। 10 नंबर पे राज्यसभा के उपसभापति और राज्य के उप मुख्यमंत्री आते हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रहते हैं। 11वें नंबर पे महान्यायवादी हैं और 12वें नंबर पे जनरल तथा उनके रैंक के सेनाध्यक्ष होते हैं। और अभी हम इसमें लोकसभा चुनाव की अवधियां देखेंगे जो यहाँ पे दी हुई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि लोकसभा का कौन सा चुनाव का हुआ। तो पहला लोकसभा का चुनाव 1952 में होता है, दूसरा 1957 में होता है, तीसरा 1962 में होता है, चौथा 1967 में होता है। ये सभी क्रम के अनुसार चलते रहते हैं हर 5 गैप पे अपना, कि 52 के बाद में 72 है, 72 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 62 हो जाएगा और उसके बाद 67। उसके बाद जब चौथे से जब 5वां इसमें आता है हमारा लोकसभा का कार्यकाल चुनाव, तो इसमें 4 वर्ष के लिए ये रहता है, तो यानी 1971 में हो जाएगा। उसके बाद जो छठी लोकसभा होती है वो 1977 तक चलती है या 6 साल के लिए चलती है। और उसके बाद जो 7वीं आती है यह 3 साल के लिए रहती है, 77 से 80 के बीच में। उसके बाद जो 8वीं आती है ये 1984 में रहती है। उसके बाद 9th वाली जो आएगी वो 5 साल के कार्यकाल पूर्ण करती चलती है। उसके बाद जो 10वीं लोकसभा आती है वो 2 वर्ष के लिए रहती है, 1991 तक। 11वीं भी 5 साल के लिए चलती है, 1996। उसके बाद जो 12वीं आती है ये भी 2 साल के लिए चलती है, 96 से 98 तक। उसके बाद जो 13वीं आएगी वो 1 साल के लिए रहती है, 99 तक। उसके बाद 14 2004 में, 15वीं लोकसभा 2009 में, 16वीं 2014 में, 17वीं 2019 में और अभी 18वीं लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में। ये आप देख सकते हैं क्योंकि 2022 के क्वेश्चन में इनका क्रम पूछ लिया गया था कि कौन सी लोकसभा का चुनाव किस वर्ष में हुआ था। अब हम कुछ राजनीतिक दलों का गठन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में गठित हुई थी। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, भारतीय जनता पार्टी 1980, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984, समाजवादी पार्टी 1992, तेलुगु देशम पार्टी 1982, राष्ट्रीय लोकदल तृणमूल 1996, तृणमूल कांग्रेस 1998, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 और आप का गठन 2012 में
होता है। शायद ये यहाँ पे कट गया है, सॉरी इसके लिए। अब हम देखेंगे लोकपाल और महत्वपूर्ण कुछ आयोग। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आता है और ये स्वीकृत 2014 में होता है। ये इसका सुझाव फर्स्ट ARC में किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 8 से अनधिक अध्यक्ष होते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे और वर्तमान में अजय माणिकराव खानविलकर हैं। प्रथम लोकायुक्त कार्यालय महाराष्ट्र में खोला गया था और प्रथम विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम 1968 में प्रस्तुत किया गया था। लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम ओडिशा में पारित हुआ था और लागू 1983 में हो पाया था वहाँ पे। इसकी चयन समिति में PM होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नामित कोई जज होगा और कोई प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता होते हैं। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 में आया था। वोहरा समिति 1993 में आई थी, जो कि राजनेता और आपराधिक गठजोड़ की जांच के लिए गठित की गई थी। अब हम मानवता संरक्षण अधिनियम देखेंगे 1993 का, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। इनकी चयन समिति में PM, गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, स्पीकर और उपसभापति होते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद धारण की जो अवधि है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है। राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्य सरकार को दिया जाता है। CBC की स्थापना संतानम समिति पर 1964 में हुई थी और 2003 में अधिनियमित हुआ था। CBI 1963 में बनती है संतानम समिति की सलाह पर। दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान गठन 1946 से इसको शक्तियाँ प्राप्त हैं। ED यानी प्रवर्तन निदेशालय 1956 में आया था। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में आया था और आर्टिकल 310 को प्रसाद का सिद्धांत कहते हैं। अब हम कुछ अस्थायी विशेष प्रावधान देखेंगे जो आर्टिकल 369 से 392 तक ये दिया गया है। अब हम आर्टिकल 371 की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें महाराष्ट्र और गुजरात के लिए प्रावधान है। 371A में नागालैंड है, B में असम है, C में मणिपुर है, D में आंध्र प्रदेश है, E में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना है, F में सिक्किम है, G में मिज़ोरम है, H में अरुणाचल है, I से गोवा है, J से कर्नाटक है। इसकी एक ट्रिक है नाम, असमा, GK। तो N से नागालैंड, A से असम, M से मणिपुर, ये नाम का हो गया। उसके बाद आसमा में A से आंध्र प्रदेश, A से आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी जिसमें तेलंगाना भी शामिल है, S से सिक्किम, M से मिज़ोरम, A से अरुणाचल और GK में G से गोवा आ जाएगा, K से कर्नाटक आ जाएगा। अभी हम राजभाषा के बारे में देखेंगे जो कि पार्ट 17 में है, आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। तो 343 में है संघ की राजभाषा हिंदी होगी। 344 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा संबंध में आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें 30 सदस्य होंगे। प्रथम राजकीय भाषा आयोग 1955 में BJ खेर की अध्यक्षता में गठित हुआ था। हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 में घोषित किया गया था। आर्टिकल 348 सब क्लॉज 1A में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। 350A में है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 350B में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हेतु विशेष अधिकारी। 345 में राज्य की राजभाषा या भाषा अपनाने की प्रक्रिया है और यहाँ भाषा बोलने का एक क्रम दिया गया है, हिंदी, उसके बाद बंगाली, फिर मराठी, फिर तेलुगु, उसके बाद तमिल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।